पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कल फैसले का दिन। देश में क्या तीसरी बार लौटेगी मोदी सरकार या इंडिया बनाएगी देश में अपनी सरकार? क्योंकि एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को औसतन तमाम जितने एग्जिट पोल हैं, पोल्स ऑफ द पोल ये पोल्स कहते हैं कि देश में एनडीए को 369 सीट्स आएंगी। ये तमाम जितने भी एग्जिट पोल अगर उनका जमा कर लिया जाए, उसका एवरेज निकाला जाए, ये आंकड़ा बनता है। लेकिन कांग्रेस की मान है तो ये सारे जितने भी पोल्स हैं ये मोदी के मीडिया के पोल्स हैं, मोदी की कल्पनाओं के अनुरूप ये पोल्स हैं। और कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर दावा किया है कि 295 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी, इंडिया की आएंगी और इंडिया की देश में नई सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर जिस प्रकार से चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जिस प्रकार की बातें की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सर्वे एजेंसी ने, एक चैनल ने तमिलनाडु में 16 से ज़्यादा सीटें एनडीए को दे डाली हैं, वो वाकई चौंकाने वाली बात है। जिस प्रकार से चाहे कर्नाटक है, केरला है, पंजाब है या कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जितनी सीटें नहीं हैं उससे ज़्यादा सीटें एनडीए को दी गई हैं। यही बात है कि अब इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की अटकलें उठ रही हैं। लेकिन अब इन तमाम अटकलों से पर्दा उठ जाएगा। कल सुबह ठीक बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। आधा घंटा पहले यानी कि 8 से लेकर 8:30 बजे तक, 8:30 तक पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती चलेगी और 8:30 बजे 8:30 पर ईवीएम को ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि जो ईवीएम की काउंटिंग है वो ठीक 8:30 बजे शुरू होगी और 9 बजे तक पहले राउंड की गिनती, यहाँ पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो सकती है। और अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो पहले राउंड में हमें ये पता चल जाएगा कि किस सीट पर किसकी बढ़त है, कौन आगे चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आज इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि जो भी हमारे पास पोस्टल बैलेट पेपर होंगे उसकी और ईवीएम की दोनों की काउंटिंग साथ चलेगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब पोस्टल बैलेट पेपर के बंडल खोले जाते हैं तो सबसे पहले उनका मिलान किया जाता है। मिलान यानी कि पहले ये देखा जाता है ये क्या जो वोट डाला ये पूरी तरह से वैलिड है या ये अवैध करार दिया गया है। उसके बाद जो भाजपा का वोट होता है भाजपा की तरफ रखा जाता है, जो कांग्रेस का वोट होता है कांग्रेस की तरफ रखा जाता है। और इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लग जाता है। और इसके बाद यानी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर के बंडल खुलने शुरू होंगे, फिर उनको अलग अलग तरह से रखने शुरू किया जाएगा और 8:30 बजे के आसपास पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी मतगणना तो 8 बजे शुरू होती है, लेकिन ये कई लोगों के जहन में होता है फिर ईवीएम की गिनती 8:30 बजे क्यों होती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आधा घंटा शुरुआती आधा घंटा पोस्टल बैलेट पेपर के बंडल को खोलने में लगता है, उनकी अलग अलग छंटनी करने में लगता है। इसलिए 9 बजे तक यहाँ पर पहला राउंड आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाह है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ की बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटों पर रहेगी और मंडी संसदीय सीट पर रहेगी। क्योंकि अगर मंडी की बात की जाए तो देश की टॉप 10 सीटों में इसे कई मीडिया हाउसेस ने शामिल किया, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह है कंगना रनौत जो कि भारतीय जनता पार्टी की मंडी से प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हैं। आइए सबसे पहले मंडी को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल 2024 में अगर मंडी लोकसभा का यहाँ पर आकलन किया जाए तो कुल 9,97,234 वोट यहाँ पर पड़े हैं। 73,015% मतदान हुआ, यानी कि करीब यहाँ पर 10 लाख वोट पड़े हैं। और इस सीट को जीतने के लिए आपको 5 लाख के आसपास आना पड़ेगा। 4.5 और 5 लाख के आसपास आपको वोट लेने पड़ेंगे। अगर आप कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो भरमौर में 51,104 वोट पड़े हैं। और यहाँ पर भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भरमौर से करीब 2,500 से 3,000 की लीड होगी, जबकि कांग्रेस यहाँ से 1,000 की बढ़त मानकर चल रही है। ये अब हम दोनों पार्टियों को भी खुलासा कर रहे हैं कि पार्टियां कितनी कंफर्ट है, क्योंकि एग्जिट पोल को मानने को कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर पोल्स जारी किए, एग्जिट पोल जारी किए,
जिसमें ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो 18,977 वोट यहां पर पड़ा है। मनाली में 56,702 वोट पड़ा है। कुल्लू में 67,103 वोट पड़े हैं। बंजार में 56,690 वोट पड़े हैं, जबकि आनी में 65,572 वोट पड़े। और आनी का ये वे क्षेत्र है जहां से विक्रमादित्य सिंह को बढ़त आने की उम्मीद है। कांग्रेस अपनी 10 से 12,000 की लीड यहां से मानकर चल रही है, जबकि भाजपा का मानना है कि अगर कांग्रेस यहां पर बढ़त करती है तो 3 से 5,000 की बढ़त होगी। करसोग जहां पर 57,470 वोट कास्ट हुआ है। अगर करसोग की बात की जाए तो शुरुआती दौर पर विक्रमादित्य सिंह का जबरदस्त ग्राफ यहां पर लग रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रैली वहां पर हुई, भीड़ जुटाई गई, तो करसोग की बात की जाए तो इस 57,470 मतों में से, हालांकि इसमें पोस्टल बैलेट पेपर के और सर्विस इलेक्ट्रोल्स बाद में शामिल होने हैं, तो 57,470 जो ईवीएम में वोट पड़े हैं, इनमें भाजपा मान रही है कि उसे यहां पर 1,000 के आसपास की बढ़त मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि करसोग में उसे 3,000 मतों की बढ़त मिलेगी। सुंदरनगर 63,466 वोट यहां पर कास्ट हुए हैं। और सुंदरनगर की बात की जाए तो यहां पर भाजपा स्पष्ट है कि 8 से 10,000 की लीड मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का आंकलन है कि सुंदरनगर में 4 से 5,000 पीछे जा सकते हैं। नाचन की बात की जाए तो काफी वोट नाचन में पड़ा, परसेंटेज भी काफी नाचन में हुई है। 69,727 वोट नाचन विधानसभा क्षेत्र में कास्ट हुए हैं। और नाचन को लेकर कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि चाहे 1,000 वोट की लीड हो, नाचन में विक्रमादित्य सिंह लीड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नाचन में भी अपना 4 से 5,000 की बढ़त मान रहा। सिराज 68,117 वोट, यानी करीब 80% वोट पड़ा है, लेकिन 68,117 एक काफी बड़ी संख्या। इसमें पोस्टल बैलेट पेपर जब इंक्लूड होंगे, सर्विस इलेक्ट्रोल जब इंक्लूड होंगे, तो सिराज में 70,000 वोट कल गिने जाएंगे। और 70,000 में यहाँ पर कांग्रेस मान के चल रही है कि कंगना रनौत को या भाजपा को यहाँ से 20 से 22,000 की लीड मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार सिराज में वोटिंग हुई है, वहाँ पर ये देखा गया कि विक्रमादित्य के पक्ष में भी सिराज दिखा। इस बार परिस्थितियाँ पहले से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि जब सिराज में विधानसभा का चुनाव था तो जयराम ठाकुर को करीब 39,000 मतों की बढ़त मिली थी। जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी 37,000 के आसपास बढ़त मिली थी। लेकिन इस चुनाव में सिराज बदला हुआ नजर आया। और उसके पीछे एक, हालांकि कल नतीजे आएंगे तब ये काफी हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन सिराज में इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा की बढ़त कम हो सकती है और विक्रमादित्य सिंह वहां पर बैटर कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने सिराज में 20 से 22,000 का माना कि इतना पीछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर एक्चुअल आंकड़े देखें तो इस बार भाजपा की बढ़त 15 से 18,000 के आसपास सिमट सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कंगना रनावत। जिस प्रकार का एक्ट था, जिस प्रकार की रिएक्शन था, या जिस प्रकार के कई वीडियो सामने आए, जयराम ठाकुर गिर जाते हैं, वे पलट के जरूर देखती हैं लेकिन उठाने का प्रयास नहीं करती, आगे चलती हैं। या जिस प्रकार से कंगना रनौत के कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें वो कई तरह की अपने नेताओं को लेकर सवाल पूछे, वैसी बातें हुई, तो ये माना जा रहा है कि सिराज इस बार उस तरह की प्रचंड लीड नहीं दिलाएगा पिछले चुनावों की तरह, क्योंकि पिछले चुनाव और ये चुनाव बिल्कुल अलग है। पिछली बार मुख्यमंत्री के लिए वोट पड़ रहे थे, लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा था, उपचुनाव जब हुए थे। लेकिन इस बार सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की है, जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए सिराज काफी रोचक होगा। वोट जरूर ईवीएम में 68,117 पड़े हैं और पोस्टल डाल के ये 70,000 हो सकते हैं, लेकिन सभी की निगाहें सिराज और रामपुर रहेंगी। लेकिन यहां पर फिर कहेंगे कांग्रेस 20 से 22,000 की लीड जरूर भाजपा की मान रही है अपनी तरफ से कि इतनी लीड सिराज भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम विक्रमादित्य सिंह ने वहां पर खड़ा किया था, ये लीड घटकर 15 से 18,000 भी आ सकती है, ये आंकलन है। द्रंग जो कि बिल्कुल मंडी का एडजॉइनिंग है, 68,629 वोट पड़े हैं और यहाँ भी पोस्टल और सर्विस इलेक्ट्रोल्स मिला के 70,000 ये हो सकते हैं। और द्रंग में कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि लीड चाहे 500 वोट की होगी, 100 वोट की होगी, कांग्रेस की होगी, विक्रमादित्य सिंह की होगी, लेकिन भाजपा द्रंग में भी अपनी 2,500 से 3,000 की लीड मान रही है। जोगिंदर नगर जहाँ पर 69,014 वोट कास्ट हुए हैं, यानी कि ये पोस्टल और ये सर्विस इलेक्ट्रोल मिलाकर ये करीब 71,000 वोट हो जाएंगे,
और जोगिंदरनगर में भाजपा इसको एट पार मान रही है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जोगिंदरनगर को बिल्कुल एट पार मान रही है, जबकि भाजपा को कॉन्फिडेंस है कि जोगिंदरनगर में 8 से 10 हजार की लीड कंगना रनौत की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। मंडी सदर 58,259 वोट। पिछली बार वहां से कांग्रेस के बेशक आश्रय शर्मा थे, बाई इलेक्शन में प्रतिभा सिंह थी, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी ने एक अच्छा वोट भाजपा के लिए दिया था। लेकिन मंडी सदर की बात की जाए तो ये 58,259 वोट ईवीएम में कैद है। इसमें सर्विस इलेक्ट्रोल और जब पोस्टल इंक्लूड होंगे तो ये 60,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, और 60,000 मतों में कांग्रेस का मानना है कि 2 से 3 हजार पीछे जा सकते हैं, लेकिन भाजपा मंडी सदर से भी 8 से 10 हजार की लीड मान रही है। बल की बात की जाए 63,804 वोट पड़े हैं, और यहां पर भी जब कल पोस्टल इंक्लूड होंगे, सर्विस इलेक्ट्रोल होंगे, तो ये 65,000 के आसपास ये गिनती पहुंच सकती है। और जब 65,000 वोट कल गिने जाएंगे तो बल में कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट है कि नाचन और बल 2 जगह हम करिश्मा करेंगे। ऐसा कांग्रेस की तरफ से जो अपना एग्जिट पोल जारी हुआ उसमें यह खुलासा किया गया कि हम करिश्मा करेंगे दोनों जगह, लेकिन भाजपा बल में भी अपनी 7 से 8 हजार की बढ़त मान रही है। सरकाघाट 62,120 वोट वहां पर पड़े हैं। हम ये वोटों की संख्या इसलिए लाए हैं क्योंकि ये देखना रोचक है। जाहिर तौर पर सरकाघाट भामला से खुद कंगना रनौत आती हैं, भाजपा के लिए लंबे समय से वहां से बढ़त मिल रही है, भाजपा के विधायक भी जीत रहे हैं। इस आधार पर हम ये देख रहे हैं अगर 62,120 वोट पड़े हैं और कल करीब 63,500 वोट वहां पर गिने जाते हैं पोस्टल के साथ, तो यहां पर कंगना रनौत को भाजपा मान रही है 8 से 10 हजार की बढ़त मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का आंकलन है कि 2 से 3 हजार पीछे जा सकते हैं। रामपुर जो कि महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से सिराज को भाजपा का गढ़ माना जाता है, जयराम ठाकुर की कर्मस्थली है, इसी प्रकार से रामपुर जो कि सीधा सीधा होली लॉज के साथ चलता है, 58,034 वोट पड़े हैं। और यहां भी पोस्टल को इंक्लूड करके यह संख्या 59 और 60 हजार के आसपास रह सकती है। और यहां पर कांग्रेस का आंकलन है 25,000 की लीड लेकर यहां से विक्रमादित्य सिंह चल सकते हैं। और कांग्रेस को यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जब रामपुर से चलेंगे, किन्नौर से चलेंगे, लाहौल स्पीति से चलेंगे, बंजार आनी से चलेंगे, तो ये बढ़त काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन रामपुर की अगर भाजपा की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी का आंकलन भी है कि 15 से 18 हजार के आसपास रामपुर से बढ़त हो सकती है, यानी कि सिराज और रामपुर आपस में टकराएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर जो सही मायने में भिड़ंत होगी वो किन्नौर, जहां पर 41,768 वोट डले हैं, और इन 41,768 वोट में कल हो सकता है इसकी संख्या बढ़कर 42,500 हो जाए। यहां से कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि 8 से 8,500 हजार की लीड विक्रमादित्य सिंह की हो सकती है, जबकि भाजपा का आंकलन है कि 4 से 5 हजार भाजपा पीछे रह सकती है, यानी कि कांग्रेस की बढ़त हो सकती है। कुल इसमें लाहौल स्पीति भी है जहां पर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि उसकी 8 हजार की लीड होगी, लेकिन भाजपा लाहौल स्पीति को मान रही है कि अंतर सिर्फ 1,000-1,500 का रहेगा, और बड़ी हद तक वहां पर बड़ा एक विक्रमादित्य सिंह के साथ वो पुराना ट्रेडिशनल बोर्ड जाता है तो 2,000 तक ये संख्या जा सकती है। लेकिन भरमौर से लेकर किन्नौर तक, रामपुर से लेकर जोगिंदरनगर तक, अगर हम इन तमाम 17 हलकों की बात करें, कुल वोट 9,97,234, और कल जब इन मतों में सर्विस इलेक्ट्रॉल्स और पोस्टल बैलेट पेपर इंक्लूड होंगे तो यह संख्या 10 लाख तक पहुंचेगी। यानी कि चाहे कंगना जीते या फिर विक्रमादित्य सिंह, 5 लाख वोट जीतने के लिए लेने पड़ेंगे। हालांकि इनमें नोटा भी निकलेंगे, दूसरे कैंडिडेट्स को भी होंगे, लेकिन आपको कम से कम 4.5 यानी 5.25 लाख के आसपास आपको जीतने के लिए वोट लेने पड़ेंगे। और इसमें जो आंकलन आया है, कांग्रेस का आंकलन है कि विक्रमादित्य सिंह 10 से 15 हजार के बीच इस सीट को जीत सकते हैं, जो कांग्रेस का अपना एग्जिट पोल है, जिस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई हैं, 10 से 15 हजार के बीच इस सीट को विक्रमादित्य सिंह जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का जिस प्रकार से ये पूरा आंकलन है, चाहे उन्होंने भरमौर देखा, जोगिंदरनगर देखा, सिराज देखा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हालांकि मनाली, कुल्लू
और बंजार यहाँ की भी रहने वाली है, लेकिन जो भाजपा का पूरा आंकलन आया है उसमें कंगना रनौत को ये 40 से 45 हज़ार के बीच ये सीट जिता रहे हैं। यही वजह है, कल परसों जब हिमाचल दस्तक ने अपना सर्वे जारी किया था तो हमने भी कहा था कि हम जनता के बीच गए थे, हमने वोटर्स की नब्ज को टिटोला था और मंडी की सीट पर कांटे की टक्कर हमने देखी थी, नेक टू नेक फाइट थी। उसमें भी सबसे बड़ी वजह थी विक्रमादित्य सिंह की युवाओं में पॉपुलैरिटी। जिस प्रकार से विक्रमादित्य सिंह ने यह चुनाव लड़ा, एक उन्होंने मजे हुए खिलाड़ी से, बेशक उनकी उम्र कम है, बेशक अब वीरभद्र सिंह एक बड़ा नाम प्रदेश के बड़े सियासतदान थे, वो अब नहीं है, बेशक उन्हें इतना बड़ा बैकअप नहीं था, लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने यह चुनाव लड़ा, जीत हार एक तरफ है, वो वाकई ही काबिले तारीफ था। क्योंकि अगर कंगना रनौत की बात की जाए तो जयराम ठाकुर जैसे कद्दावर नेता जिनके साथ मंडी का एक अटूट प्रेम रहा है, उनकी पूरी तरह से सारथी वे थे इस चुनाव में। दूसरी तरफ वहां पर मोदी आते हैं, वहां पर तमाम नेता चाहे योगी हों, तमाम केंद्रीय नेता गडकरी वहां पर आते हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का देखिए वहां पर किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा और जो हमने जनता का फीडबैक देखा वहां पर मोदी का भी जलवा दिखा, हमें जयराम ठाकुर का भी नाम हमें दिखा। यह कंगना रनौत जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, जितना बड़ा नाम है, बेशक हिमाचल वालों को लगता है ये तो हमारी बेटी है, ये तो कैंडिडेट है, लेकिन जो ऑरा कंगना रनौत का पूरे देश में है, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कंगना रनौत को जाना जाता है, या नॉर्थ ईस्ट साउथ है, या तमाम हिंदी पट्टी में जिस प्रकार से कंगना रनौत का रुतबा है, वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। यानी कि ये चुनाव बेहद रोचक था मंडी का। यही वजह है, आप देख रहे होंगे तमाम बड़े बड़े नेशनल मीडिया में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में टॉप 10 सीट्स में मंडी को शामिल किया गया है, क्योंकि कंगना रनौत बहुत बड़ा देश का चेहरा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनकी वजह से ये चुनाव की इतनी हाइप क्रिएट हुई। और विक्रमादित्य जब इस चुनावी रण में कूदे तो काफ़ी रोचक हो गया। इसलिए ये जो तमाम एजेंसियों के सर्वे थे, हमने आपको बताया कि भाजपा और कांग्रेस इनका अपना आंकलन क्या है, और एक बार फिर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपना आंकलन कर रही है, अपना एग्जिट पोल मान रही है कि यहाँ पर कंगना रनौत भाजपा इस सीट को 40 से 45 हज़ार मतों से जीत सकती है। और इसमें दो फैक्टर बड़े माने गए हैं, जयराम ठाकुर और मोदी मैजिक, इन दो फैक्टर्स को माना गया, जीत का आधार माना गया है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह जो कि एक युवाओं का आइकॉन बन चुके हैं, जिस प्रकार से उनकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है, लोकप्रियता उनकी यूथ में बढ़ रही है, और उन्होंने जिस प्रकार से हमने पहले कहा ये पूरा चुनाव लड़ा है, उसी के बलबूते, उसी की बिना पर कांग्रेस मान रही है कि विक्रमादित्य सिंह 10 से 15 हज़ार मतों से ये सीट जीत सकते हैं। हालांकि कल जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे, हो सकता है कि कंगना रनौत का जीत का अंतर ज़्यादा हो जाए, अगर विक्रमादित्य सिंह जीते हो सकता है उनका अंतर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमने आपके समक्ष वो रिपोर्ट रखी जो दोनों इन राजनीतिक दलों का अपना एग्जिट पोल है, जो दोनों ने माना है। अब 6 सीटों के उपचुनाव पर नज़र दौड़ाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ से कल सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का उपचुनाव होगा, और इस उपचुनाव में लाहौल स्पीति जो कि इस बार हॉट सीट है, और इसे हॉट सीट आपने हमारा सर्वे भी देखा, हमने जिस प्रकार से हमने कहा था 6 सीटों का मिजाज बताया था, जिसमें हमारा मानना था 2 सीटें कांग्रेस की कंफर्म है, 2 सीटें भाजपा की कंफर्म है, 1 सीट हमने कहा था, 1 सीट ऐसी है जहां पर इंडिपेंडेंट करिश्मा कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि धर्मशाला से राकेश चौधरी, लाहौल स्पीति से डॉक्टर मारकंडा, ये 2 इंडिपेंडेंट कूदे हैं, और इसमें ज़्यादा लाहौल स्पीति में संभावनाएं बन रही थी। जिस प्रकार से हमने केलोंग में देखा कि हमारा जब डिबेट हुआ तो करीब 150 समर्थक वहां पर डॉक्टर रामलाल मारकंडा के पहुंच गए थे, एक संभावना वहां पर जरूर दिखी थी। और लाहौल स्पीति की बात करें तो भाजपा मानती है कि जीत हम रहे हैं और हमारा मुकाबला तो मारकंडा साहब से है। कांग्रेस कहती है भाजपा तो कहीं आसपास नहीं है, जीतेंगे हम, नंबर 2 पे मारकंडा रहेंगे। मारकंडा समर्थकों से बात की जाए तो कहते हैं ये तो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है, नंबर 1 पे तो हम हैं। यही वजह है हमारे सर्वे में ये स्टीक बात सामने आई थी, क्योंकि हमने जब सर्वे किया तो जनता के बीच गए, हमने डिबेट किया, ओपन डिबेट किया, हमने लोगों से बात की, लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। उसमें 2-3 बातें उभरकर सामने आई। पहली बात, ये चुनाव भाजपा कांग्रेस की बजाय जो बागी नेता कांग्रेस से भाजपा में गए थे उनके व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये चुनाव हो रहा था। लोग मुख्यमंत्री को वोट दे रहे थे, ना कि कांग्रेस को वोट दे रहे थे। लोग भाजपा की बजाय जो बागी नेता होकर भाजपा में आए थे उनका चेहरा देख रहे थे, और बड़ा रोचक ये चुनाव था। इस चुनाव की सबसे बड़ी रोचकता थी भाजपा वाले नेता भाजपा के कैंडिडेट्स को वोट
नहीं दे रहे थे, और जो कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट जिनको नहीं दिया गया था वो अपने लोगों की काट रहे थे। यानी कि भीतरघात दोनों तरफ हुआ, भीतरघात भाजपा में ज्यादा हुआ, भयंकर हुआ। अब सुजानपुर की बात करें तो करीब 56 अधिकारियों की सूची वहां से जारी की गई है कि किन लोगों ने खिलाफ काम किया। ऐसी धर्मशाला में सूची बन चुकी है, गगरेट में सूची बन चुकी है, कुटलैहड़ बड़सर में सूची बन चुकी है। लाहौल स्पीति में तो कोई गुंजाइश बस्ती नहीं है क्योंकि वहां पर तो ओपन मार्कंडा साहब के साथ लोग चले थे। लेकिन भीतरघात वाला ये चुनाव याद रखा जाएगा, और इस चुनाव में यहां पर कांग्रेस की जीत सीधी सीधी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीत होगी, क्योंकि चाहे धर्मशाला हो, सुजानपुर हो, बड़सर हो, गगरेट हो या फिर लाहौल स्पीति हो, सीएम सुक्खू के नाम पर वोट आ रहा था। लोग सीएम के नाम पर वोट दे रहे थे। भाजपा को एकजुट करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वो एकजुटता नहीं दिखी। बावजूद इसके जिस प्रकार से हमने जनता का मिजाज डाला, 2 जगह भाजपा की सीट, 2 जगह भाजपा की जीत, हमें लगा कि भाजपा इन 2 सीटों को जीत सकती है। भाजपा के पक्ष में माहौल दिखा और 2 सीटों पर कांग्रेस का माहौल दिखा। जबकि सुजानपुर, कुटलैहड़, ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर ये परिणाम किसी तरह भी जा सकता है। यानी कि 4 सीटें भाजपा भी जीत सकती है, 4 सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है, लेकिन कम से कम 2 सीटें दोनों पार्टियां जीतेंगी, ये हमें लगा था जब जनता के बीच गए थे। इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो एक मारकंडा ने लाहौल स्पीति में मोमेंटम जरूर खड़ा किया है, चाहे वो जीते हारें या जिस मर्जी पोजीशन पे रहा, लेकिन मोमेंटम जरूर खड़ा किया था उन्होंने। ये लाहौल स्पीति है जहां पर करीब 78, अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो इस बार 80% वोटिंग वहां पर हुई है, जबकि पिछली बार 78% वोटिंग हुई थी। गगरेट की बात करें तो गगरेट में 73% मतदान हुआ। हालांकि ये बढ़ेगा क्योंकि कल पोस्टल बैलेट पेपर इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन पिछली बार 81.7% ये पोलिंग थी, और वहां पर भी काफ़ी रोचकता वाली चीज़ें देखने को मिली जब जनता के बीच गए। और गगरेट की सीट पर हम पहले स्पष्ट कर चुके कि कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि गगरेट की सीट हमारी है, जबकि भाजपा कहती है कि हम लास्ट में पूरी तरह से फाइट में आ गए थे, काडर का वोट बाहर आ गया था, काडर ने हमारी सपोर्ट की। लेकिन राजेश ठाकुर की भूमिका का वहां पर आंकलन किया जा रहा है। राजेश ठाकुर के समर्थकों ने क्या किया, काफी हद तक निर्भर करता है। इसी प्रकार से सुजानपुर की बात की जाए तो 74.1% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार ये 77.03% थी। यानी कि सुजानपुर की बात की जाए तो काफी रोचक ये है कि जो धूमल साहब के कट्टर समर्थक थे उनको संभवतः राजेंद्र राणा का टिकट देना पसंद नहीं आया। उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप किस प्रकार से टिकट लेकर आते हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या किस प्रकार आप ये इस बार भाजपा का टिकट लेकर आए, वो तमाम बातें नागवार गुजरी थी उनको। तो ये काफी निर्भर करेगा कि अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरा प्रयास किया राजेंद्र राणा को जिताने के लिए, अंग संग रहे, और एक बड़ा फरमान भी था कि इनको जिताकर भी लाओ, भरपूर प्रयास भी किया। लेकिन वह कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर है उन्होंने कितनी ये बात मानी, ये काफी दिलचस्प होगा। और इसी सुजानपुर में 56 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सूची बनाई गई है, और ये कहा गया कि ये राजेंद्र राणा के खिलाफ काम कर रहे थे। जबकि भाजपा का एक ही वहां पर स्टैंड है, जो अपना एग्जिट पोल है, जो अपना आंकलन है कि जीतेंगे राजेंद्र राणा, चाहे वो 500 वोट से जीतें या 1000 वोट से जीतें। कुटलैहड़ 76.2% वोटिंग हुई है, और पिछली बार ये 80.6 के आसपास था, लेकिन इस बार भी ये परसेंटेज बढ़ेगी। कल जब पोस्टल बैलेट, जाहिर तौर पर अभी हम ईवीएम के वोट की बात कर रहे हैं, पोस्टल के जितने भी वोट हैं वो कल गिने जाएंगे। लेकिन कुटलैहड़ की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि 3 से 4 हज़ार के आसपास हम कुटलैहड़ की सीट को जीतेंगे। ये भाजपा का एग्जिट पोल है अपना। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि कुटलैहड़ में जीतेंगे तो विवेक शर्मा विक्कू जीतेंगे, और वहां पर कांग्रेस भी ये मान रही है कि जीते चाहे 2000 से 1000 से जीतेंगे हम। लेकिन भाजपा इस सीट को थोड़े ज्यादा अंतर से जीतने का दावा कर रही है। धर्मशाला सभी की निगाह, इस पूरे उपचुनाव की बात की जाए तो तमाम 6 की 6 उपचुनाव की ये जितनी भी सीट्स हैं, हॉट सीट्स हैं, लेकिन धर्मशाला सबके लिए रोचकता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार पूरे चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुधीर शर्मा का वाकयुद्ध चला, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और इस चुनावों में
जिस प्रकार के नैरेटिव सेट किए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, चाहे उन्होंने ये कहा कि हाथ बेचकर कमल नहीं खरीदा जा सकता, बिके हुए कमल, या उन्होंने कहा कि मुरझाया हुआ कमल कभी खिल नहीं सकता, या जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव धनबल बनाम जनबल का है, ये तमाम नैरेटिव जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव में सेट किए, इन नैरेटिव्स का असली इम्तिहान कल होगा। अगर वाकई मुख्यमंत्री के नैरेटिव्स काम कर गए होंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार का दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अगर वाकई जनता के मन में सीएम की अपील घर कर गई होगी कि पार्टी का टिकट हमने दिया, हमारे पार्टी सिंबल से जीत कर आए, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ कॉन्सिप्रेंसी रचकर इन्होंने सरकार को गिराने का प्रयास किया और इन्होंने हाथ को काटकर कमल के साथ मिल गए जाकर। तो जो सीएम बार बार कहने का प्रयास कर रहे थे कि मुरझाया हुआ कमल, उनका सीधा मतलब था कि ये कमल खिलाया नहीं गया, इस कमल को इन लोगों ने पानी देकर सींच के बड़ा नहीं किया, बल्कि इन्होंने उधारी का कमल लिया है जो कि मुरझा गया है, ये कमल नहीं खिलेगा। और जनबल और धनबल का जिस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि मेरे पास तो जनबल है, जनता का बल है, धनबल दूसरी तरफ है, ये तमाम बातें अगर वाकई घर कर गई, फिर कल अगर 6-0 भी हो जाएगा तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन भाजपा जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि कल जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ज़्यादा बोलने की आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 2 सीटों पर भाजपा का पक्ष हमें जरूर दिखा था। धर्मशाला 70% वहाँ पर वोटिंग हुई है, पिछली बार ये 74 के आसपास था, इस बार भी ये 72 के आसपास जा सकती है पोस्टल को डालकर। और धर्मशाला में सबसे बड़ी रोचकता है ट्राइब्स का वोट, गद्दी वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि गद्दी वोट परंपरागत सुधीर शर्मा के पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा। ये पहले दिन से जैसे ही सुधीर शर्मा का टिकट अनाउंस किया गया तब से ये चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि हमेशा देखा गया गद्दी वोटर के साथ सुधीर शर्मा का 36 का आंकड़ा रहा है, चाहे वो बैजनाथ था या धर्मशाला था, वहाँ किशनपुर से लड़ते थे, पीछे दूलोराम से उनकी फाइट होती थी डायरेक्ट चुनावों में, और यही वजह है कि धीरे धीरे गद्दी वोटर उनके पक्ष में नहीं आता था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी निगाहें, चाहे वो देवेंद्र जग्गी की हो जो कि एक शालीन छवि वाले नेता हैं, शराफत वाले नेता माने जाते हैं, आम लोगों में उनकी एक घुलने मिलने वाली छवि है, राकेश चौधरी जो कि ओबीसी के आते हैं, तीनों नेताओं का आंकलन किया जाए तो ये पहले दिन से माना जा रहा था जिस तरफ ट्राइब्स का वोट जाएगा, गद्दी वोट जाएगा, उसकी जीत धर्मशाला से सुनिश्चित होगी। अब कुछ देखा गया हमने, कुछ जो दिग्गज गद्दी नेता थे जरूर वो देवेंद्र जग्गी के साथ चल रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो बड़े नेता उनको वोटों में कितना तब्दील कर पाए हैं ये काफ़ी रोचक होगा। और धर्मशाला के जब कल नतीजे आएंगे तो ये नतीजे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े होंगे, प्रदेश सरकार से जुड़े होंगे और दिल्ली से भी जुड़े होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें कही जा रही है कि राज्यसभा की वोटिंग के लिए जिस प्रकार की ये पूरी रचना रची गई, उसमें सुधीर शर्मा का सबसे अहम किरदार था। उन्होंने इस पूरी टीम को इकट्ठा करने में काफ़ी भूमिका निभाई। और यहाँ पर बड़सर की बात करें तो 70% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार, और ये 70% इसलिए क्योंकि सर्विस इलेक्ट्रोल्स भी इसमें इंक्लूड हैं और साथ में पोस्टल बैलेट पेपर, हालांकि जो सर्विस इलेक्ट्रोल्स हैं वो लोकसभा के लिए तो गिने जाएंगे लेकिन विधानसभा के लिए नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि आप जब ये पूरी इलेक्शन कमीशन की साइड देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि धर्मशाला का वोट है या बड़सर का वोट है या लाहौल स्पीति में वोटिंग हुई है, कुटलैड़ गगरेट सुजानपुर में वोटिंग हुई है, वहाँ पर विधानसभा के लिए कम वोट पड़े हैं बनिस्बत लोकसभा के लिए 500-700 ज़्यादा वोट पड़ा होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोकसभा के लिए जो पोलिंग पार्टीज थी उन्होंने भी वोट डाला है, और सुजानपुर के लिए तो दूसरी कंस्टिट्यूंसीज के वोटर्स की ड्यूटी लगी थी, इसलिए उनका लोकसभा को तो वोट पड़ गया है लेकिन उनका विधानसभा के लिए वोट नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ के वो वोटर नहीं थे। ये वजह है कि जब कल सर्विस इलेक्ट्रोल्स आएंगे और साथ में पोस्टल बैलेट पेपर आएंगे तो उसमें उन्हीं वोटों को गिना जाएगा जो उस कंस्टिट्यूंसी के वोटर होंगे, जो इलेक्शन ड्यूटी वाले होंगे उनके दूसरी जगह वोट गिने जाएंगे। ये बेहद रोचक होगा, इसलिए जो बड़सर की परसेंटेज है वो 1% कल बढ़ जाएगी। हालांकि पिछली बार ये करीब 74.5% थी, लेकिन वहाँ पर भी अगर बड़सर की बात करें तो सीएम सुक्खू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं
कि वहाँ पर सीट तो हम जीतेंगे, और बड़सर में भी वहाँ पर चुनाव पूरी तरह से इंद्रदत्त लखनपाल बनाम सीएम सुक्खू था। सीएम सुक्खू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बड़सर हम जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा मानने को तैयार ही नहीं है कि बड़सर सीट हमसे खिसक जाए, और बड़सर की सीट को भाजपा 3 से 5 हज़ार के मतों के अंतर से जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि बड़सर हम जीतेंगे चाहे मतों का अंतर कितना भी हो। बहरहाल 2024 अब देखिए आप कितने वोट पड़े इनमें लोकसभा के लिए। चिंतपूर्णी 60,861 वोट यहाँ पर ऊना में पड़े, जबकि गगरेट में 62,706 वोट पड़े, हरोली में 63,606 वोट पड़े। डिप्टी सीएम का ये गढ़ है, काफ़ी मजबूती के साथ में रहते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में वहाँ भी मोदी वेव में 19 में भाजपा को बढ़त मिली थी। ऊना सदर 65,356 वोट पड़े हैं, कुटलैड 67,928 वोट पड़े हैं। अगर धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में 60,981 वोट पड़े हैं, सुजानपुर में 56,106 वोट पड़े हैं, बड़सर में 62,695 वोट पड़े हैं, गगरेट में 63,359 वोट पड़े हैं, कुटलैहड़ में 67,427 वोट पड़े हैं, और लाहौल स्पीति में यहाँ पर 20,103। हालांकि यहाँ पर विधानसभा के लिए करीब 18,000 कुछ वोट पड़े हैं, लेकिन जो लोकसभा का वोट है वो बढ़कर यहाँ पर कल जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी 20,000 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधायकों के लंबे समय से लटके इस्तीफे भी मंजूर हो गए हैं। लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले, यानी कि वोटिंग के एक दिन बाद और रिजल्ट आने से एक दिन पहले, इन तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सोमवार को प्रेस को बुलाकर इसका उन्होंने ऐलान किया। करीब 2 महीने पहले इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उसमें शामिल हुए थे, मगर इनके त्याग पत्र मंजूर नहीं किए गए थे। इसे लेकर विवाद चल रहा था। इसमें नालागढ़, देरा, हमीरपुर सदर विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो नियमों की परिपाटी उसमें 6 महीने के भीतर ये उपचुनाव करवाने पड़ेंगे तीनों सीटों पर। हरियाणा में भी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। अब चुनाव आयोग को विधानसभा सचिवालय की तरफ ये इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है कि 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में और खाली हो गई हैं। तो ऐसे में हरियाणा राज्य का जब विधानसभा का चुनाव होगा उसके साथ ये बाई इलेक्शन हो सकता है। यानी अब हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में, क्योंकि नालागढ़ सोलन जिला का हिस्सा है, देहरा कांगड़ा का हिस्सा है और हमीरपुर सदर हमीरपुर का हिस्सा, इन 3 जिलों में एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि अगर असेंबली का इलेक्शन, जिस असेंबली का इलेक्शन होता है उस पूरे जिला में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। ये काफ़ी चिंता वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में अब कुछ समय बाद जब चुनाव होंगे तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि विकास के कार्य फिर ठप हो जाएंगे। और जिन 3 विधायकों के निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर हैं, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा हैं और देहरा के विधायक होशियार सिंह शामिल हैं। इन त्याग पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को जब ये करना ही था तो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हैं लेकिन वे अपनी गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बनकर रह गए हैं। निर्दलीय विधायकों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते थे। हिमाचल प्रदेश में 6 की बजाय 9 सीटों पर उपचुनाव हो जाता तो खर्चा बचता और ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ना आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती। उन्होंने कहा कि इससे बहुत समय और संसाधन की बचत हो सकती थी। जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पिछले दिन दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा 6 विधायकों का सर कलम कर देने और 3 विधायकों के सर आरी से नीचे होने जैसी बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हम हिमाचल दस्तक इन तमाम बातों की पुष्टि नहीं करता कि किसने ये बयान किए नहीं किए, इसकी हिमाचल दस्तक बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है। लेकिन चुनावों के बाद सीएम सुक्खू तुरंत एक्शन मोड में लौट आए हैं। सीएम सुक्खू आज सुबह अपनी तमाम दिनचर्या की फाइलें करने के बाद सीधे सचिवालय पहुंचे और आते ही 4 बड़ी बैठकों का उन्होंने आयोजन कर दिया। सबसे पहली मीटिंग बनों
को आग से बचाने के लिए, और इसमें बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड एनडीआरएफ की बटालियन गठित की जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश के जंगलों की और संपत्ति की जिस प्रकार से बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है इसे बचाया जाएगा। इस साल हिमाचल प्रदेश में अब तक 1318 आगजनी की अलग अलग घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र, 12718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 4.61 करोड़ रुपए का आरंभिक नुकसान आंका गया है। सीएम सुक्खू ने दूसरी बैठक जल संकट पर बुलाई, जिसमें एसीएस ओंकार शर्मा समेत जल शक्ति विभाग के एनसी चीफ इंजीनियर तमाम अधिकारियों को बुलाया गया और इसमें सूखे तथा पेयजल संकट पर समीक्षा की गई। टैंकर से पानी देने का भी उन्होंने ऐलान किया कि अब आचार संहिता कल के बाद हट जाएगी और प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से आपूर्ति की जाए और जो ड्राई पेयजल योजना है उनको मोबिलाइज करने के लिए प्रयास किए जाएं। तीसरी मीटिंग उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की बुलाई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि महिलाओं को वायदा किया चुनावों से ठीक पहले फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू की। अब उन महिलाओं को 1500 रुपए देने का फैसला सरकार के गले की फांस ना बने, इस मंशा के साथ सीएम सुक्खू आज सचिवालय पहुंचे और वित्त विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार व तमाम संबंधित अधिकारियों को बुलाकर रिव्यू किए इस योजना का, और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बताइए बजट की क्या स्थिति है, हम महिलाओं को 1500 रुपए किस प्रकार से दे सकते हैं। ये उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई और अंतिम बैठक उन्होंने सेक्रेटरीज बुलाए और प्रशासनिक ढांचा जिस प्रकार से चुनावों के दौरान कामकाज हुआ, मुख्य सचिव के साथ उन्होंने इसका रिव्यू किया कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ने क्या काम किया।